हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि हम जो लॉकडाउन सीरीज यहाँ पे शुरू किया हुआ है हम लोगों ने, तो उसमें हमने कर लिया है कांस्टेंट मोशन, दैट इज फोर्स एंड फ्रिक्शन। ठीक है, एक चैप्टर हमने वो कंप्लीट किया हुआ है, और जो दूसरा चैप्टर है हमारा वो था हमारा कि यूनिट एंड डायमेंशन एरर्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक कर ली हुई है। जो हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं वो थर्ड चैप्टर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, और क्या है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, दोनों हम एक साथ में देखने वाले हैं। अच्छा, जैसा कि आपको बताया गया था कि जो हमने देखा था NLM, दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, भाई ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बताया था जब आप वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ोगे या सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब अगर आपने एनएलएम नहीं देखा है तो आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर या वर्क एनर्जी पावर चैप्टर समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी परेशानी आने वाली है। तो अगर आप चाहते हो चैप्टर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाए अच्छे से, तो कम से कम आप जाके एनएलएम के जो पार्ट्स हैं वो आप अच्छे से देख लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक आपका सेंटर ऑफ मास है, फिर है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम क्या कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास की के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, ताकि क्योंकि भाई थियरी इतना पढ़ाने का हमारे पास टाइम तो रह नहीं गया, हमें फटाफट कवर करना है पूरा का पूरा पोर्शन। तो हम क्वेश्चंस ही ऐसे ले रहे हैं जहां पे आपका थियरी क्लियर होता चला जाए आगे की तरफ। ओके, और उसके साथ वर्क, एनर्जी एंड पावर में हम वही वैसे करने वाले। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों के चैप्टर के कंबाइंड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, यानी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास का थोड़ा भी आइडिया नहीं है, या सर्कुलर मोशन का थोड़ा भी आइडिया नहीं है, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप चैप्टर को देखिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन के साथ हम थ्योरी डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको कहा गया है, इफ थीटा डिपेंड्स ऑन द टाइम t इन द फॉलोइंग वेज, थीटा इक्वल्स टू, क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3t। आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि थीटा इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3, देन फाइंड आउट ओमेगा एवरेज अप टू 3 सेक्शंस। तो अब भाई एक चीज, ओमेगा क्या होती है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो ओमेगा एवरेज जो वैल्यू आपकी आती है, दैट इज ओमेगा एवरेज टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्वेश्चन में कहा गया है अप टू 3 सेकेंड्स। अप टू 3 सेकेंड्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, 0 से लेके 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहां पे जो आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, देखिएगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा इनिशियल एंड थीटा फाइनल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो थीटा इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, थीटा इनिशियल का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें आप t इक्वल्स टू 0 पुट करोगे, और फाइनल मतलब अप टू 3 सेकंड का है तो t इक्वल्स टू 3 पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। तो अगर आपको थीटा इनिशियल कहना है, यानी यू कैन से थीटा नॉट या थीटा एट 0 डिग्री, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 का स्क्वायर प्लस 3। आपको आंसर में आ जाएगा क्या, 3 रेडियन। ओके, थीटा फाइनल मतलब आपको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है एट टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकंड। तो ऊपर वाले इक्वेशन में जहां पे टाइम t है वहां पे आप 3 पुट कर दोगे, सो यू विल गेट 2 टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 टू 18 है ना, 18 प्लस 3 कितना आ गया आपका 21। तो आपका हो गया थीटा इनिशियल, और ये मिल गया आपको थीटा फाइनल। तो अब अगर आपको एवरेज निकालना है तो हमें यहाँ पे करना होता है टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय आपका टोटल टाइम, दैट इज टी इनिशियल फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो थीटा फाइनल आपके पास देखो मिला हुआ है 21, इनिशियल आपका थीटा मिला हुआ है 3, डिवाइडेड बाय टाइम आपका जो है वो 3 माइनस 0। सो हियर यू विल गेट 18 डिवाइडेड बाय 3। आंसर आपका आ जाएगा जो एवरेज के लिए वो हो जाएगा 6 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा एवरेज। अब क्वेश्चन कहा है कि भाई फाइंड ओमेगा, बी पार्ट देखिए, फाइंड ओमेगा एट
3 इक्वल्स टू टी, यानी ओमेगा इंस्टा की बात की गई है, एट कहा है, यहाँ देखो अप टू था यानी, और यहाँ पे कहा भी गया था ओमेगा एवरेज फाइंड आउट करो, यहाँ पे ओमेगा फाइंड आउट करना है यानी ओमेगा इंस्टा फाइंड आउट करना है, इंस्टेंट, राइट ना। तो ओमेगा इंस्टा की जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट डी थीटा बाई डी टी होती है। सो आप कह दोगे डी बाई डी टी ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, टी 2t स्क्वायर प्लस 3, डिफरेंशिएट अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2t, 2 हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t मिल जाएगा, ओके, और 3 का डेरिवेटिव आपका हो जाएगा 0, सो यू विल गेट व्हाट 4t। क्वेश्चन पूछा है एट 3 सेकंड यानी t इक्वल्स टू क्या, 3 सेकंड पे क्या वैल्यू आएगी, तो जहां पे t है वहां पे पुट कर देंगे 3, आंसर आ गया क्या आपका 12 रेडियन पर सेकंड। अगर देखो नॉर्मल अगर वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ में आ गया यार सेम ही तो है, अप टू 3 सेकंड है और यहाँ पे ओमेगा 3 सेकंड पूछा है, लेकिन दोनों में फर्क है भाई, ओमेगा एवरेज में ओमेगा इंस्टा में दोनों में फर्क है, ठीक है। एवरेज मतलब कि भाई कहां से शुरू किया था कहां से खत्म किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाता है आपका एवरेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी थी तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टोटल टाइम हो जाता है, और इंस्टा का मतलब होता है डी थीटा बाई डी टी। होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई, कमेंट करके साथ में बताते चलिए कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कौन कौन भाई हमारा ये जो वीडियो है वो देख रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहा, टू पार्टिकल्स मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा एंड 5 ओमेगा। मान लेते हमारे दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए पार्टिकल बी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी 4 ओमेगा है, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। अच्छा दोनों कहां है भाई, सेम पॉइंट पे है, यानी आपका ए भी यहां पे है और बी भी यहीं पे है, कोई बात नहीं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, देन विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है, हमें ये फाइंड आउट करना है भाई कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन जरा ऑप्शंस पढ़िएगा, दे क्रॉस ईच अदर एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 2 पाई बाई 4 ओमेगा, ठीक है, टाइम पीरियड कहा है जब क्रॉस करेंगे 2 पाई 4 ओमेगा, व्हेन देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। तो भाई पहला है कि जो उनकी वेलोसिटी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जो टाइम लगेगा क्रॉस करने का वो लगने वाला उनको 2 पाई बाई 4t। अब दे क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ पाथ सबटेंडिंग एंगल 60, है ना, एट द सेंटर इफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अपोजिटली डायरेक्टेड एंगुलर वेलोसिटी होगी तो क्या होगा, पहली चीज तो ये हो गई। दे क्रॉस, तीसरा ऑप्शन देखिए, दे क्रॉस एट इंटरवल ऑफ टाइम पाई बाई 3 ओमेगा इफ द एंगुलर वेलोसिटीज आर अपोजिटली डायरेक्टेड, ठीक है। और यहां पे देखो ऑप्शन नंबर डी, they cross each other at the point on the path subtending angle 90 degree at the center if their angular velocities are in the same sense, same direction में होंगे, यानी तीन ऑप्शन में तो अपोजिटली डायरेक्टेड था और एक में खाली आपका सेम था, ओके। अब पहले तो हम चेक कर लेंगे भाई अगर अपोजिटली डायरेक्टेड होंगे तो टाइम पीरियड कितना लगने वाला है, ठीक है ना। अब हम पहले चीज वो कहेंगे इफ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई इफ वेलोसिटीज आर oppositely directed, if the velocities are oppositely directed then time period t का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 पाई बाई ओमेगा नेट या ओमेगा रिजल्टेंट। अब भाई ये क्योंकि दोनों जो ए है अगर राइट में जाएगा, ए जो है वो अगर लेफ्ट में जाएगा तो बी राइट में जाएगा, या अगर आपका ए राइट में जाएगा तो बी लेफ्ट में, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है अगर दो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जो उनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अगर अपोजिटली डायरेक्टेड टाइम पीरियड इक्वल्स टी इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा नेट, और ओमेगा नेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उनकी वेलोसिटीज को ऐड कर देंगे, यानी ओमेगा और 5 ओमेगा ऐड होके आपको मिल जाएगा क्या, 6 ओमेगा, 2 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, यानी पाई बाई 3 ओमेगा, ये आपका टी हो गया, ठीक है। अब एंगल सबटेंडेड बाई, अच्छा इस केस में एंगल सबटेंडेड निकालना है, ठीक है, तो एंगल जो निकालेंगे थीटा, डिस्प्लेसमेंट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका ओमेगा इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी,
तो भाई ओमेगा की वैल्यू हमें मिली हुई है नहीं, ओमेगा टाइम पीरियड की वैल्यू मिली हुई है, दैट इज π/3 ओमेगा। तो ये ओमेगा कैंसिल हो गया, ठीक है, आपको मिल गया π/3 यानी कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 60 डिग्री आ गई। अच्छा अब अगर इनकी वेलोसिटीज क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में ना हो, तो 3 क्वेश्चन में जरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी तो राइट दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी क्या दिख रहा है, राइट दिख रहा है। एट द सेंटर एंगल की थीटा आपका आ गया इफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर अपोजिटली डायरेक्ट, तो ये तो राइट दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा तो अब यहाँ पे कौन सा जो है, यहाँ देखो, तो क्रॉस इंटरवल ऑफ टाइम टी को 3π/3 ओमेगा, ये भी सही है बराबर। तो यहाँ पे क्या कहा है π/3 ओमेगा कहा है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। देखो क्योंकि यहाँ पे देखो आपका जो एंगल आ गया, ऑप्शन देखो यार, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है टाइम इंटरवल टी आपका मिला है π/3 ओमेगा, ये भी सही है, और थीटा मिला 60 डिग्री, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया आपका। ये ऑप्शन नंबर बी भी राइट है, ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। अब अगर मुझे चेक करना है ऑप्शन नंबर ए, है ना, तो अब दे क्रॉस ईच अदर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम 2π/4 ओमेगा। देखो 2π/4 व्हेन देयर एंगुलर वेलोसिटीज आर अपोजिट डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, टाइम इंटरवल, ठीक है, टाइम इंटरवल ऑफ टाइम 2π/4 ओमेगा, ये गलत लग रहा है मुझे। तो क्वेश्चन में भी यही कहा है, ध्यान से देख लेना कि विच इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली इनकरेक्ट लग रहा है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करोगे भाई, अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करो, तो अब देखो जो आपकी वेलोसिटी जा रही है वो कहां जा रही है, सेम डायरेक्शन में, एंगुलर वेलोसिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन। जो टाइम पीरियड टी आएगा वो अब क्या आ जाएगा 2π, है ना, टाइम पीरियड टी को हो जाता है बेटा 2π/ओमेगा नेट। ओमेगा की वैल्यू क्या, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी दोनों की आएगी, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी 5 ओमेगा की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 5 ओमेगा माइनस ओमेगा करोगे आपको क्या मिल जाएगा 4 ओमेगा। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो उनका जो टाइम इंटरवल होगा वो होगा 2π/ओमेगा, और अगर एंगल थीटा की बात कर दो तो वो होता है आपका ओमेगा टी, यानी ओमेगा इंटू 2π/4 ओमेगा आपका कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 2π/4 यानी π/4, ठीक है। तो दे क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबटेंडेड बाय, यानी ये भी करेक्ट है आपका, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। तो कौन सा इनकरेक्ट वही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। क्लियर है भाई, कमेंट करके बताते चलिएगा। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा जरा, टू मूविंग पार्टिकल्स P and Q are 10 मीटर अपार्ट एट सर्टेन इंस्टेंट, द वेलोसिटी, एक कहां गया भाई क्वेश्चन, ओके हाँ, द वेलोसिटी ऑफ P का आपको वेलोसिटी दिया गया है, P की वेलोसिटी कितनी है आपकी, तो भाई P का वेलोसिटी आपको दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड, और Q की जो वेलोसिटी दी गई है, और एंगल 30 डिग्री में बना रहा है, ठीक है, डायग्राम देख लो, यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है, ठीक है, 30 डिग्री एंगल एंड विद द लाइन ज्वाइनिंग P एंड Q, एंड Q की जो वेलोसिटी है दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड, और वो आपका है 30 डिग्री का। हमें PQ फाइंड PQ विद PQ, देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q फाइंड आउट करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P इन रेडियन पर सेकेंड। अब जरा एक बात समझिएगा भाई, एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर यहां पे आप ये रॉड, ये आगे की तरफ देखो, Q अगर आगे की तरफ जाएगा, P अगर नीचे की तरफ जाएगा, तो जो रॉड है ये पूरा का पूरा रॉड रोटेट करेगा ना, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना। तो हमें वही निकालना है कि भाई Q वेदर, तो आपका Q देखो ऊपर चला जाएगा, यानी एक कोई ना कोई पोजीशन तो ऐसी आएगी ना कि भाई Q यहाँ पे हो जाएगा और P यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी थी पहले रॉड आपकी देखिए ऐसे थी, यहाँ पे पॉइंट Q था, मूव करके पॉइंट Q आपका यहाँ पे पहुंच चुका है, और यहाँ पे पॉइंट P था, मूव करके पॉइंट P यहाँ पे पहुंच चुका है। तो यही एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है Q की विद रिस्पेक्ट टू P, यानी आपका जो P है वो है रेफरेंस पॉइंट। P क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है, वहां से Q की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर P देखो एट रेस्ट होता, तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम कैलकुलेट कर लेते, लेकिन P भी मूव कर रहा है और Q भी मूव कर रहा है।
तो भाई देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत सिंपल है। पहला काम आपको ये कर लेना है, पहला काम आपको ये कर लेना है कि इन दोनों के Q के और P के जो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे मतलब नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट्स उनको ब्रेक कर लो। तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री है तो यहाँ का कॉस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साइन। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 sin 30 डिग्री, और इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 8 sin 30 डिग्री। अब अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ Q विथ एंगुलर वेलोसिटी, क्या निकालना है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू P। तो यहां पे आपको डालना है क्या, दैट इज वेलोसिटी ऑफ Q परपेंडिकुलर टू PQ, Q का वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो PQ के परपेंडिकुलर हो, देन माइनस वेलोसिटी ऑफ P विच इज अगेन परपेंडिकुलर टू PQ और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ये चीज याद रखनी है। देखिए यहां पे कहा है Q विथ रिस्पेक्ट टू P, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट Q का लेना है माइनस परपेंडिकुलर कंपोनेंट P का लेना है। किसके परपेंडिकुलर, लाइन PQ के परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पे देखिए जो Q का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो है आपका 6 sin 30 डिग्री माइनस जो P का कंपोनेंट है वो है 8 sin 30 डिग्री, लेकिन ये 6 के अपोजिट डायरेक्शन में है भाई। 6 जो है वो अपवर्ड जा रहा है और ये जो आपका P का जो PQ का कंपोनेंट है वो अपवर्ड जा रहा है और P का जो कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस कर देंगे। तो -8 sin 30 डिग्री टोटल टर्म डिवाइडेड बाई PQ की जो वैल्यू है वो कितनी आई है भाई, PQ की वैल्यू दैट इज 10, P और Q के डिस्टेंस 10 है। 6 sin 30 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। अगर आगे आप सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 6 sin 30 प्लस 8 sin 30 कितना आ गया बेटा, 14 sin 30 बराबर। तो आपका आ गया 14 sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइडेड बाई 10, 14 1/2 आपका आ गया 7 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना आ गया 0.7 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका देखिए क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा भाई, और कमेंट करके बताते चलिएगा, कमेंट करके बताते चलिएगा कि आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही हैं। ओके, और भाई थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, अगर आपको समझ में चीजें आ रही हैं तो कमेंट करके बताइए, अगर समझ में नहीं आ रही तो वो भी बोलिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन के साथ साथ आपका थियरी पार्ट साथ में क्लियर करते चलेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास इतना टाइम अब नहीं बचा हुआ है कि आपको थियरी को पढ़ाया जाए, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक रेडियस, एक सर्कल पे घूमता है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। इट्स लीनियर स्पीड एट एनी टाइम इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t। इसका जो लीनियर स्पीड दिया हुआ है v, ये है आपका v इक्वल्स टू 2t, where v is in meter per second and t is in second. Find the radial and the tangential acceleration at t equals to 3 and second and hence calculate the total acceleration. देखिए अब हम बात कर लेंगे थोड़ी सी थियरी की। थियरी क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसका दो तरह का एक्सेलरेशन होता है भाई। मान लेते अगर पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी पॉइंट ए, अगर आप इससे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे पॉइंट ए पे तो यहां पे निकलता है आपका ए टेंजेंशियल, और टुवर्ड्स द सेंटर एक और एक्सेलरेशन लगता है, उसको कहते हैं हम लोग क्या, ए रेडियल। और एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है भाई आपका, क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है अल्फा। क्या होता है, अल्फा। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो राइट हैंड की उंगलियां जो आपकी फोल्ड होंगी वो कहां पे होंगी, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, जो आपका थंब है वो आपको बताएगा एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन।
और उसकी वैल्यू होती है आपकी क्या, ए अल्फा इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, रिलेशन होता है एंगुलर और लीनियर में ए इक्वल्स टू आर अल्फा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर लेंगे ए टेंजेंशियल की और ए रेडियल की। तो आपको पता है भाई, जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो वेलोसिटी होती है वही होती है, टेंजेंशियली होती है। तो अगर आपको बात करना है ए टेंजेंशियल का, तो ए टेंजेंशियल जो होता है एक्सेलरेशन, दैट इज नथिंग बट डीवी बाई डी। और जो आपका ए रेडियल होता है, वो ए रेडियल होता है बेटा, दैट इज वी स्क्वायर बाई आर। या फिर हमें एक और चीज पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो v का स्क्वायर अगर ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो v का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो जो आपका ए रेडियल मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, आर आर कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। तो ए रेडियल की दो वैल्यूज आती हैं इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हो गया ए रेडियल ए टेंजेंशियल। और अगर आपको टोटल ए चाहिए, ए टोटल चाहिए, तो जो आपका ए टोटल का वैल्यू होता है वो होता है रूट ओवर ए रेडियल प्लस ए टेंजेंशियल। ये पूरी पूरी आपकी थ्योरी हो गई। होप भाई ये थ्योरी क्लियर है। अब आपको देखो वेलोसिटी v दिया हुआ है 2t, हमें निकालना है पहले तो रेडियल एक्सेलरेशन। तो भाई ए रेडियल का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। तो भाई एट टाइम एट t इक्वल्स टू 3 आपका जो वेलोसिटी हो जाएगा v, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 यानी क्या हो गया 6। और जो रेडियस दिया हुआ है दैट इज r, r आपको कितना दिया हुआ है, r इज 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। आपको यहीं पे मिल गया ए रेडियल। ए रेडियल आपका हो गया वी स्क्वायर बाई आर, v का वैल्यू है 6, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई r की वैल्यू है 0.2 यानी आपका मिल गया कितना वैल्यू, कितनी आपकी वैल्यू आ गई भाई, चेक कर लीजिए। डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड कर लो यार, कितना हो गया 360, यहाँ पे कितना आ गया 180, राइट 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, डिवाइड को यहाँ पे 0 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 0 हो जाएगा, पॉइंट आएगा, कैंसिल करोगे 180। ओके, अब बात करनी मुझे ए टेंजेंशियल की। सो ए टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ए टेंजेंशियल की वैल्यू हमने लिखी हुई भाई, ठीक है, सॉरी ये तो आपका क्या आ गया है ना, ए रेडियल लगा, ए टेंजेंशियल निकाल लेना है। ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल क्या हो जाता है आपका dv बाई डी टी। ए टेंजेंशियल क्या हो जाता है आपका dv बाई डी टी। सो ये आपको हो गया dv बाई डी टी यानी d बाई डी टी ऑफ v, v की वैल्यू क्या है 2t। डिफरेंशिएट करोगे तो 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव आपका 1 आ जाएगा यानी 2 1 जा 2। तो आपको ए रेडियल मिला कितना 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए टेंजेंशियल मिल गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको टोटल निकालना है, आपको क्या निकालना है टोटल यानी नेट एक्सेलरेशन ए निकालना है। तो नेट एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ओवर ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। ए रेडियल का स्क्वायर करेंगे, देखिए ए रेडियल का स्क्वायर करोगे यानी 180 का स्क्वायर क्या जाएगा 180 स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल आपका है 2 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके एट द एंड आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 180.01। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा है अब अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक रेडियस 2 सेंटीमीटर का सर्कल है, उसमें एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, एट अ स्पीड गिवन बाई v इक्वल्स टू 4t। और वेलोसिटी का जो इक्वेशन दिया उन्होंने v इक्वल्स टू आपको दिया हुआ है 4t। वेरी गुड, ओके कोई बात नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी आपकी सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड t इज इन सेकंड, ठीक है। फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1।
हमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल्स टू 1 पे। हमें पता है a टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू होता है dv बाई dt। तो डिफरेंशिएट कर देंगे d बाई dt ऑफ v की वैल्यू है आपकी कितनी 4t, 4 आपका कांस्टेंट टर्म है, t का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1, यानी आंसर क्या आ गया 4। a टेंजेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, कितना भी सेकंड, यहाँ पे अगर t फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 4t स्क्वायर होता डिफरेंशिएट करते अगर फॉर एग्जांपल समझिएगा जरा, अगर 4t स्क्वायर होता आप डिफरेंशिएट करते तो आपको मिलता है 8t, तब t इक्वल्स टू 1, t के प्लेस में फिर 1 पुट कर देते तो यहाँ पे मिलता है 8 इंटू 1, आपका आंसर आता 8। बट यहाँ पे जब t है ही नहीं तो जो वैल्यू आई वही वैल्यू होने वाली है। ओके, अब दूसरा फाइंड आउट करना है द टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन मतलब रेडियल, अब हमें पता है ना ए टोटल, हमने अभी चेक किया था, ए टोटल की वैल्यू क्या होती है, ए रेडियल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। अब हमें आपको यहाँ पे ए रेडियल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए रेडियल क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है वी स्क्वायर बाई आर, बराबर। ए रेडियल क्या होता है आपका वी स्क्वायर बाई आर। अब हमें वी निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें चाहिए वी, इसके लिए भाई। तो अब पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे वी, चलिए तो आओ फाइंड आउट करते हैं। वी हमें फाइंड आउट करना है एट कितना टाइम पे, टी इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में वी को 4t दिया हुआ है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे t इक्वल्स टू 1 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। तो v निकल गया हमारा कितना 4, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे v का स्क्वायर है यानी 4 का स्क्वायर दैट इज 16, और r आपको दिया हुआ है कितना 2, क्योंकि आपका सारा यूनिट देखो जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में और ये सेकंड में है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 8 जा, तो a रेडियल आपको मिल गया कितना 8। a रेडियल की वैल्यू पता है, a टेंजेंशियल की वैल्यू पता है, तो हम a टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। तो a टोटल कितना हो जाएगा रूट ओवर a रेडियल स्क्वायर, रेडियल का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर प्लस a टेंजेंशियल स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर। 8 8 जा 64 प्लस 4 4 जा 16, कितना आ गया रूट ओवर 80। ये हो गया आपका क्या a टोटल। ठीक है भाई, समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट करते चलिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ में आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन जो कहा गया है वो कहा गया क्या, अ बॉडी वर्ल्स अ स्टोन, अ बॉय वर्ल्स अ स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसे करता है, ऑफ रेडियस, देखो ऐसे ये ऐसे इसको रोटेट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कल में, इसमें जो रेडियस बन रहा है सर्कल का दैट इज 1.5 मीटर बन रहा है, एट अ हाइट 2 मीटर अबव द लेवल, अबव लेवल ग्राउंड, ग्राउंड से यानी यहां से, ये ग्राउंड है, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पे ये ऐसा कर रहा है। ओके, द स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड द स्टोन फ्लाइज ऑफ, स्ट्रिंग क्या हो जाती है बेटा, ब्रेक हो जाती है, और जो स्टोन इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर ट्रेवलिंग अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। सपोज करिए जैसे ये स्टोन यहां पे आया तो आपका स्ट्रिंग यहां से टूटता है और ये जाके इस ग्राउंड पे गिरता है, कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर का डिस्टेंस पे ये ग्राउंड पे गिरता है। हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज ए रेडियल निकालना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन व्हाइल इन द सर्कुलर मोशन। तो जब ये सर्कुलर मोशन में था, सर्कुलर मोशन जब ये था तो एक ए रेडियल कितना था, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो भाई ए रेडियल या ए सेंट्रीपिटल हम कहते हैं, तो ए रेडियल की जो वैल्यू होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। मतलब अगर आपको रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको v का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें v की वैल्यू मिलेगी कैसे, अब हमें v की वैल्यू मिलेगी कैसे। अब एक बात जरा समझिएगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो हाफ सर्कल यहां से जब ये छूटता है तो ग्राउंड पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे गिरता है। जो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हम कर देंगे या टाइम पीरियड t, वो हो जाएगा आपका क्या रूट ओवर 2h बाई जी। हमें यहां से टाइम मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा रूट ओवर 2 इंटू हाइट कितनी है h दैट इज 2, g की वैल्यू आपकी आ गई, मान लो यहां पे ले लेते हैं 9.8, जो आपका वैल्यू आ गया 0.64 सेकेंड, यानी यहां से स्टोन को ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगा दैट इज
0.6 सेकेंड, 0.6 सेकेंड लगा। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब हमें निकालनी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा लॉजिक। डिस्टेंस इसने हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 10 मीटर, और टाइम कितना लगा, तो बोले 0.64 मीटर सेकेंड, सॉरी। आंसर जो आपका आ गया वेलोसिटी का, दैट इज 15.63 मीटर पर सेकेंड। बस v मिल गया आपका, r आपको पता है, a रेडियल आप निकाल लोगे। सो a रेडियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा v स्क्वायर, यानी 15.63 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। r की वैल्यू आपको पता है, r इज 1.5। सिंप्लीफाई करेंगे, वी विल गेट द आंसर एज 0.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से। अब यहां पे तो आपको नॉर्मल ऐसी वैल्यूज दे दी गई है, बट एग्जाम में जो आपकी वैल्यूज आती है, जो ऐसी वैल्यूज दी होती है क्वेश्चंस में, जो भाई फटाफट कट हो जाए। तो हमारे ये क्वेश्चन का खाली मोटो इतना है भाई, आप क्वेश्चन को के साथ थ्योरी एक्सप्लेन हो। दैट इज द रीजन भाई हम क्वेश्चन के साथ साथ ये चीजें करते चल रहे हैं। ओके भाई, समझ में आया होगा, कमेंट करके बताइएगा जरूर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला, find the magnitude of the acceleration of the particle moving in a circle of radius 10 centimeter. Find the magnitude of the acceleration of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with uniform speed completing the circle in 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में भाई टाइम पीरियड, 4 सेकेंड में वो कंप्लीट कर ले रहा है। क्या टाइम पीरियड दिया हुआ है आपका 4 सेकंड, रेडियस दिया हुआ है आपको, देखो यहां पे आर दिया हुआ है, आर इक्वल्स टू है 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू है 4 सेकंड। तो लीनियर वेलोसिटी हमारी निकल जाएगी भाई। लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू होता है सर्कुलर, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक सर्कल में एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो जितना सर्कल का सरकमफरेंस होगा, दैट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, 2 पाई इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है 10, टाइम लग रहा है आपका 4, आंसर आ गया आपके पास 5 पाई, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 करोगे 5, तो 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गई ना। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन निकालना है, तो भाई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो अगर उसमें ऐसा कहा गया तो आपको ए रेडियल ही निकालना है। सो ए रेडियल की वैल्यू आपको पता है, दैट इज v स्क्वायर बाई आर। v आपके पास 5 पाई है, 5 पाई का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 25 पाई स्क्वायर बाई जो रेडियस आपको दिया गया दैट इज 10। ठीक है, आंसर आपका कितना आ गया, 2.5 पाई स्क्वायर। तो अगर आपको रेडियल नहीं कहा है और नॉर्मल एक्सेलरेशन कहा, खाली एक्सेलरेशन कह दिया, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल, आपको रेडियल ही फाइंड आउट करना है, आपको टेंजेंशियल फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। सर्कल का जो रेडियस आर दिया है दैट इज 20 सेंटीमीटर। इट्स लीनियर स्पीड v इज गिवन बाई, v की वैल्यू आपको दी हुई है 2t, वेयर t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। अच्छा भाई, ये ध्यान देना, ये मीटर पर सेकेंड में, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.2 मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये चीज हम ध्यान देते चलिएगा। फाइंड द रेडियल एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। एकदम इजी है। ठीक है, ए टेंजेंशियल आपको पता है, ए टेंजेंशियल इज नथिंग बट dv बाई dt। डिफरेंशिएट करोगे v को, आपको देखो सिंपल सा बातें मिल जाएगा 2, क्योंकि v इज 2t। ये समझ में आ रहा है सबको भाई, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ए टेंजेंशियल आपको मिल गया 2। अब आपको रेडियल चाहिए, सो ए रेडियल इक्वल्स टू होता है बेटा v स्क्वायर बाई आर, और हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है कितनी, 2t। कितने पे हमें निकालना है रेडियल, दैट इज t इक्वल्स टू 3 पे, तो v हमें फाइंड आउट करेंगे एट t इक्वल्स टू 3। तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया है 2t, तो हो गया 2 इंटू टी के प्लेस में हम लिखेंगे 3, 2 3 जा कितना हो गया 6। तो ए रेडियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 डिवाइडेड बाई रेडियस आर आपको दिया हुआ है 2, रेडियस आर कितना है 0.2 है, यानी कितना आ गया आपका 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है मुझे, एक बार हमने कर लिया था इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए
ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट्स एट द ओरिजिन ओ एंड ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो ओ से चलना शुरू करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। देखो ए मान लो यहां पे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो बी जा रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, डायरेक्शन along the circular path at constant speed। va का स्पीड आपको दिया है 0.6 मीटर पर सेकंड एंड vb का दिया है 1.5 मीटर पर सेकंड। Determine the time when they collide and the magnitude of the acceleration of b just before this happen। collision के पहले हमें टाइम निकालना है कब वो कोलाइड करेंगे, है ना। डिटरमाइन द टाइम जब वो दोनों एक साथ कोलाइड, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगे ना कहीं पे, तो कोलाइड कब करेंगे वो फाइंड आउट करना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, बी का उस समय एक्सेलरेशन कितना होगा कोलाइड होने के पहले। तो अज्यूम कर लीजिए, सीधी सी चीज है, एकदम सिंपल सा चीज है। सपोज आफ्टर टाइम टी दे कोलाइड एट पॉइंट सी। सपोज दैट आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी दे कोलाइड, तो भाई इन टाइम टी में जो डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा, सपोज टाइम टी में डिस्टेंस ए जो ट्रेवल करेगा वो कितना आएगा, दैट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। तो वेलोसिटी ए की वेलोसिटी आपको दी हुई है 0.7, टाइम है आपका टी, ये वेलोसिटी ए ट्रेवल करेगा, यानी ओ से यहां तक आने में फॉर एग्जांपल जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी दैट इज 0.7 टी। अच्छा b कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज अगेन v इंटू टी, वेलोसिटी ऑफ b दैट इज 1.5 इंटू टी, यानी कितना आ गया 1.5 टी। ये डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर लेगा, b ट्रेवल कर लेगा, तो ये b ट्रेवल कर लेगा, यहां से यहां तक की बात कर लो, तो ये हो गया कितना 1.5 टी। और दोनों डिस्टेंस को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए, 0.7 टी प्लस 1.5 टी मस्ट बी इक्वल्स टू द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2 पाई आर। ये एकदम क्लियर है। ये कितना आ गया आपका, यहां पे आपका आ गया 2.2 टी इक्वल्स टू 2 पाई इंटू आर आपको दिया गया है। रेडियस दैट इज, हाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, सॉरी रेडियस आपको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, कितना दिया आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है आपके यहाँ पे ये सब कुछ मीटर में है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे 5 को तो आपको मिलेगा 0.05, दैट इज कितना हो गया 5 2 10 यानी 0.1 पाई। तो 2.2 टी इक्वल टू 0.1 पाई, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी क्या 0.1 पाई डिवाइडेड बाई 2.2, इतना टाइम में, ठीक है 0.1 पाई डिवाइडेड बाई 2.2, यानी आपका आ गया क्या 0.314 डिवाइडेड बाई 2.2, डिवाइड करके हम चेक कर लेंगे। तो इतने टाइम में भाई ये क्या कर जाएंगे, नियर अबाउट 1.43 सेकेंड आना चाहिए, इतने टाइम में वो क्या करेंगे कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। कोलाइड होने के पहले जो एक्सेलरेशन b का था वो कितना था, तो एक्सेलरेशन ऑफ b यानी रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज वेलोसिटी ऑफ b vb स्क्वायर बाई r, बराबर है। तो b का वेलोसिटी है कितना 1.5 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या 2.25 डिवाइडेड बाई r है आपका 0.05, ठीक है 5 सेंटीमीटर था ना, तो आप इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे आपका 0.05 मीटर में, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 25/5, कितना आ गया दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ओके कमेंट करते चलिएगा, बताते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक और, लेकिन इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स और जो है उसकी बातें होंगी शायद। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 g moves with uniform speed in horizontal circular groove with vertical side walls of radius 25 centimeter. If block takes 2 seconds to complete one round, एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम लगता है उसको 2 सेकेंड,
देन फाइंड द नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द स्लाइड वॉल ऑफ द ग्रूव। भाई जो कॉन्टेक्ट फोर्स लगने वाला है, खाली देखो यार, एक्चुअली ये है एक ग्रूव है, इस पे ऑब्जेक्ट घूम रही है इस तरह से, ये देखो ये आपका पूरा का पूरा ग्रूव है, इसमें ऑब्जेक्ट घूम रही है। जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला है वो कौन लगाएगा? जो फोर्स एक खाली वॉल लगाएगी ना फोर्स, और जो वॉल फोर्स लगाएगी वो कितना होगा? F होगा। दैट इज नथिंग बट न्यूटन का सेकंड लॉ से m इंटू ए पे जो एक्सेलरेशन, इस ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो लगने वाला है आपका a रेडियल। आपको मास दिया हुआ है 100, आपको खाली a रेडियल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, a रेडियल फाइंड आउट कर लेना है। a रेडियल का फॉर्मूला आपको पता है, a रेडियल का फॉर्मूला आपको पता है, a रेडियल इक्वल्स टू होता है v स्क्वायर बाई r, यानी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा v पहले तो। ठीक है, तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या होता है? सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r डिवाइडेड बाई द टाइम t। 2 पाई r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं भाई, तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस आपका दिया हुआ है, कितना रेडियस दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, यानी 0.25 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम लग रहा है 2 सेकंड का। ये हो गया आपका कैंसल, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, आपको मिलेगा 0.785 मीटर पर सेकंड। हमें ये मिल गया v। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, दैट इज a रेडियल। सो a रेडियल क्या हो जाएगा आपका? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। v का वैल्यू 0.785, इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, 0.785 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। द रेडियस आपका है 0.25। आंसर जो आपको मिल जाएगा इट इज नथिंग बट 2.46 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन मिल गया, हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स F इक्वल्स टू हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो मास दिया है 100 ग्राम, यानी कितना किलोग्राम हो गया? दैट इज 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई द एक्सेलरेशन 2.46, आंसर आ गया 0.246। इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, इस पे और कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो इतने न्यूटन का इस पे फोर्स लगने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेम ही है ना। ओके चलो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड आउट द टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। टेंशन T1 निकालना है, टेंशन T2 निकालना है। तो भाई अब देखिए यहां पे यूज होने वाला है आपका क्या? FBD। ठीक है, क्या यूज होने वाला है? FBD यूज होने वाला है। ब्रेक कर देखिए, अब आपका देखो मास M1 आपको दिखाई दे रहा है, मास M1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंशन स्ट्रिंग का T1। इसके अलावा इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है mv स्क्वायर बाई r, या हम कहते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फोर्स और लगेगा आपका, दैट इज m1 r1 ओमेगा स्क्वायर। एक फोर्स तो ये हो गया आपका, और दूसरा देखिए इन दोनों के बीच में एक और स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग भी एक और पुलिंग फोर्स लगाएगी T2। ये एकदम क्लियर है M1 के लिए, बराबर। सिमिलरली M2 का FBD ड्रॉ होगा। तो भाई M2 का जब आप FBD ड्रॉ करोगे तो M2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो इसमें एक फोर्स लग रहा है T1, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है, देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल भाई ये स्यूडो फोर्स है नहीं बट दिखता है, इसको कहते हैं भाई स्यूडो फोर्स, है नहीं लेकिन दिखता है। अगर आप ये इसको इग्नोर कर रहे हो तो हो जाएगा लफड़ा। तो इस पे एक और फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज M2 R2 ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि दोनों एक साथ घूम रहे हैं तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यानी एंगुलर वेलोसिटी दोनों की होगी, देखो वो क्या होगी, सेम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है ना, तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वही इसका होगा, वही इसका भी एंगुलर वेलोसिटी होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर आप FBD M1 पे ध्यान दो तो आपको क्या मिल रहा है?
T1 इक्वल्स टू, आपको क्या मिल रहा है, T1 इक्वल्स टू T2 माइनस M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, बराबर। T1 इक्वल्स टू T2, सॉरी प्लस माइनस कहां कर रहे हैं यहाँ पे, T1 इक्वल्स टू T2 है ना, प्लस M1 R1 ओमेगा स्क्वायर। अगर आप M2 का एफबीडी ध्यान से चेक करो तो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे T1 कहां से आ गया भाई, ये तो T2 रहेगा ना, T2 आपको मिलेगा T2 इक्वल्स टू M2 R2 ओमेगा स्क्वायर, बराबर। चलिए दोनों की वैल्यूज हम चेक कर लेते हैं। T2 M2 आपका मास दिया है, सेकंड वाले का मास कितना है, दैट इज 2 kg, तो ये हो गया 2। रेडियस आपको देखो, ये देखो, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो ये पूरा जो सर्कल हो गया, बाहर वाला बड़ा वाला सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसका रेडियस 1 + 1 यानी 2 हो गया। और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन में आपको पता है दैट इज 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपको मिला 2 × 2 = 4, 4 × 16 न्यूटन। आपको T2 मिल गया कितना, 16 न्यूटन। इसकी वैल्यू एक तो मिल गया हमारा T2 इक्वल्स टू 16 न्यूटन, इसकी वैल्यू यहां पुट कर देंगे, हमें T1 मिलेगा, तो T2 की वैल्यू आ गई 16 प्लस M1, पहले वाले का मास कितना है 1, रेडियस इस सर्कल, अंदर वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 1, इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा यानी 2 स्क्वायर, कितना आ गया 16 प्लस 1 × 1 1, 2 का स्क्वायर 4 4। तो अब आपको मिल गया क्या, T1 इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। इजी क्वेश्चन। T1 की वैल्यू आपकी आ गई 20 न्यूटन एंड T2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी, 16 न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम इज कंस्ट्रक्टेड बाय अटैचिंग अ बॉब ऑफ मास m टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ कैपिटल L है, फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड, द बॉब ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल। द बॉब ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में ऑसिलेट करता है। वर्टिकल सर्कल मतलब इस तरह से, ऐसे। हॉरिजॉन्टल सर्कल मतलब ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे। और हॉरिजॉन्टल बोले तो इस तरह से रिवॉल्व करता है, यानी बॉब यहाँ पे रहेगा, ये देखो ये स्ट्रिंग से यहाँ बंधा रहेगा, सेंटर है, और ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। और यहाँ पे अगर वर्टिकल कहा है, हॉरिजॉन्टल कहा है, तो यानी बॉब जो है यहाँ पे रहेगा, इस तरह से रिवॉल्व करेगा। ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। ओके, इट इज फाउंड दैट द स्पीड ऑफ द बॉब, बॉब का जो स्पीड है वो v है, व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। तो हमें टेंशन निकालना है यार, एक डेरिवेशन है छोटा सा। देखिए कैसे स्ट्रिंग बनाई गई है, बॉब देखो कैसा है, यहां से ये बॉब है, सपोज ये वर्टिकल सर्कल में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एट एनी टाइम t। सपोज रिवॉल्व करते हुए ये यहां से मान लो इस पॉइंट पे पहुंच गया है, यहां पे बॉब आपका आ चुका है, और ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये एंगल क्या है आपका, थीटा है। इस केस में देखो यहाँ पे जो वेट होगा mg बॉब का, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। मान लो यहाँ पे जो टेंशन T लग रहा है वो ये है आपका, ठीक है। अब mg के हमारे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा, ठीक है, दो हो जाएंगे। देखिए ये अगर आपका एंगल थीटा है तो यहाँ का भी जो एंगल होगा ये वाला, वो भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो कैसे, तो यार यहाँ पे ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल ये थीटा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये थीटा। तो mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो यहाँ पे हो गया आपका mg cos थीटा, और यहाँ पे जो हो गया वो आपका हो गया mg sin थीटा, बराबर। तो हमें अब देखिए सीधी सी चीज है, अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम क्या कर देंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को हम क्या कर लेंगे भाई, कंपेयर कर लेंगे, बराबर है ना। अब यहां पे देखिएगा जरा, जो आपको इनका रिजल्टेंट मिल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पे है आपका क्या, mg cos थीटा, और ये आपका टेंशन T। देखो अब सीधी बात है, अगर ये बॉब जो है वो वर्टिकल सर्कल में घूमेगा, तो देखो उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहां पे होगा। तो भाई जो रिजल्टेंट देखो इस डायरेक्शन में रेडियली जो फोर्स लग रहा है, तो आपको देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसका टेंशन T लग रहा है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहा है mg का, दैट इज mg cos थीटा। ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको F सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, देगा कि नहीं देगा।
राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई देखो यहाँ पे भी FBD की बातें आ गई, तो T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r। रेडियस, रेडियस आपका कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, L आपको लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, तो हम अपने हिसाब से ले लेते हैं। जो रेडियस होगा, जो जितना स्ट्रिंग का लेंथ L दिया है भाई, स्ट्रिंग का लेंथ L दिया, तो जितना लेंथ होगा स्ट्रिंग का उतना ही तो रेडियस होगा सर्कल का। ये हो गया आपका क्या, mv स्क्वायर बाई L, या यहां से आप t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, t इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई L प्लस mg cos थीटा, ठीक है। तो हमें यही फाइंड आउट करना था, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो होगा आपका mv स्क्वायर बाई L प्लस mg cos थीटा, ठीक है। नॉर्मल सा डेरिवेशन था एक तरह से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अ पार्टिकल, ये तो हमारा वर्टिकल सर्कल हो गया। अगला देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, पार्टिकल का मास आपको m दिया गया है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक है, थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। मतलब देखिए, ये यहां से सस्पेंड किया गया है, एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ जो है वो L है, इसका लेंथ जो है वो L है, ठीक है। द पार्टिकल मूव इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। अब ये जो है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करता है, समझिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में, यानी यहां पे ये यहां से मूव करके यहां पे आता है, ऐसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। तो एक बात एकदम ध्यान देने वाली है कि ये जो लेंथ हो जाएगा वो L हो जाएगा, ये भी जो लेंथ हो जाएगा वो L हो जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल है इसका जो रेडियस हो जाएगा वो R हो जाएगा। यहां पर जो एंगल बन रहा है सीलिंग से वो बन रहा है थीटा, सपोज कर लीजिए, ठीक है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, हमें स्पीड निकालना है पार्टिकल का, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। सपोज करिए, फर्ज करिए, मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे जिसपे हमें स्पीड मिल रही, मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो भाई इस बॉब पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे तो आपको पता है, एक इसका वेट लगेगा mg डायरेक्शन में, और इसका एक टेंशन T लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा बराबर, और दूसरा जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है आपका mg का, चलो mg का ना करके टेंशन T लेते हैं, टेंशन T का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है वो यहाँ पे हो जाएगा, और टेंशन T का एक दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए एक अच्छे से क्लियर से FBD से हम फिर से चेक करते हैं। देखो यहाँ पे वेट है, दैट इज mg, यहाँ पे mg है, यहाँ पे आपका टेंशन T है, इस T के दो कंपोनेंट, ठीक है। ये देखिए, अगर यहाँ वाला जो एंगल बन रहा था वो थीटा था, देखिए ये वाला एंगल थीटा था, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये कंपोनेंट होगा आपका T cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा आपका T sin थीटा। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखिए एक चीज कि अगर आप साइन थीटा, देखो ट्रायंगल जो आपका बना हुआ है वो तो बात की बातें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ट्रायंगल की बातें कर लेते हैं। देखो यहां पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये आपको थीटा है आपको पता है, ये रेडियस r है आपको पता है, ये L है आपको पता है। एंगल के सामने अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा का। तो आप कह सकते हो भाई साइन थीटा इक्वल्स टू R बाई L, ये रिलेशन हो गया, यानी स्मॉल r इक्वल्स टू हो गया L साइन थीटा। एक तो रिलेशन आपको ये समझ में आ गया, या साइन थीटा इक्वल्स टू R बाई L, ये ध्यान में रखना है अपने को। अब कंपेयर करते भाई सारे के सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स। देखिए वर्टिकली आपका जो T cos थीटा है वो बैलेंस कर रहा है mg को, हमने लिख दिया T cos थीटा इक्वल्स टू mg, और जो आपका टेंशन का T sin थीटा ये वाला कंपोनेंट है, ये इसको प्रोवाइड क्या कर रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी T sin थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी हमें v फाइंड आउट करना है, हमें v फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर लेंगे,
2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाई एम जी, बराबर। टी टी कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपको क्या मिल जाएगा, टैन थीटा। सो टैन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे m और m भी कैंसिल, आपको मिल जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, या v यहां से मिलेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टैन थीटा, या आपको मिलेगा v इक्वल्स टू रूट ओवर आर जी टैन थीटा। ठीक है, अब अगर आपको यहां पे चाहिए तो ये यूज करके आपको साइन थीटा आपको पता है, यहां से आप टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमें वेलोसिटी v मिल गया, हमें वेलोसिटी v मिल गया, और हमें क्या चाहिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन t चाहिए। तो यहां से आप निकाल सकते हो t इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, या तो आप यहां से निकाल सकते हो टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, t इक्वल्स टू एम जी बाई कॉस थीटा। ठीक है, एम जी बाई कॉस थीटा, या यहां से आप अगर आपको थीटा पता था यहां से कैलकुलेशन हो जाएगा, या तो इक्वेशन नंबर 2 देख लो तो वहां पे आपको मिल जाएगा t इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। साइन थीटा की आपको वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, आपको टेंशन t निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, a body weighs 98 Newton on a spring balance at the North Pole. What will be its weight recorded on the same scale if it is shifted to the equator? अगर हम इसको इक्वेटर पे शिफ्ट कर दें तो इसका वेट रिकॉर्डेड कितना, इसका कितना वेट रिकॉर्ड होगा। तो देखो यार, एक चीज आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता होगा कि n, the apparent weight n equals to the real weight mg minus mr ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारा अर्थ है, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ठीक है, मान लो ये अर्थ का रेडियस r हो गया, यहां पे ऑब्जेक्ट जो यहां से एंगल बना रही है वो एंगल बना रही है थीटा। तो यहां पे अगर मुझे अपरेंट वेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, बराबर है। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको देखो कहा गया है कि भाई एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट 98 है ना, नॉर्थ पोल पे। इसका वेट जो होगा, अगर हम इसको शिफ्ट करें कहां पे, इक्वेटर पे, तो कितना होगा। तो भाई जो देखो सीधी सी चीज है, जो आपका ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, यहाँ पे जो एंगल बढ़ जाएगा वो कितना हो जाता है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो भाई जो आपका पोल होता है, पोल पे जो एक्चुअल वेट है वही होता है। ठीक है, जो अपरेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, सेम वेट ट्रू वेट के इक्वल होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए, बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो n होगा इट इज इक्वल्स टू आपका mg हो जाएगा, दैट इज अपरेंट वेट, दैट इज 98 इक्वल्स टू m इंटू जी, आपका हो गया 9.8, बराबर। ये तो आपको क्लियर एकदम चीजें हो गई। अच्छा, अब कह रहा है जब आप कहां पे आते हो, इक्वेटर पे आते हो। जब आप कहां आते हो, इक्वेटर पे आते हो। जब आप इक्वेटर पे आते हो तो यानी थीटा की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगी, इक्वेटर मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, तो cos 0 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो जो आपको अपरेंट वेट मिलता है n, दैट इज होता है mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द अपरेंट वेट। तो मान लेते हैं अब यहाँ पे g चेंज हो जाएगा, तो n डैश इक्वल्स टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर, ये यूज कर लो। मान लो यहाँ पे हम इसको कहते हैं mg डैश इक्वल्स टू mg माइनस mr ओमेगा स्क्वायर। अब देखो रेडियस आपको पता है कितना दिया है, क्या कहा है उन्होंने भाई, आप यूज कर लो 6400 किलोमीटर, बराबर। ये वैल्यूज हमें कर लेनी है, कब कैलकुलेट, ठीक है। नाउ अब ये वैल्यू अगर आप पुट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो mg की,
आपको यहाँ से m मिल चुका है, ठीक है। यहाँ देखो ना, m कैंसिल, यहाँ से कॉमन लेके आपको मिल जाएगा g डैश इक्वल्स टू g माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे क्या आना है, कैसे आना है वो। अब आपको निकालना है क्या कि ओमेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है। फॉर्मूला आपको ये लगने वाला है कि भाई m, यहाँ पे आप m कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ओमेगा तो चाहिए, आपको ओमेगा तो चाहिए। ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, 2 पाई बाई टी, अर्थ के लिए ध्यान से समझिएगा। r की भी वैल्यू हमें पता चल गई है, ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होता है आपका 2 पाई बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया आपका 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड टी, तो यानी 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड, ये आपका ओमेगा हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपको मिल जाता है नियर अबाउट 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। खाली भाई कॉन्सेप्ट समझने के लिए है आपके पास ये क्वेश्चन, समझिएगा। 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये आपको मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे बेटा एम जी डैश की वैल्यू। एम जी डैश इक्वल्स टू क्या है आपका एम जी, एम जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट 98, तो 98 हो गया माइनस एम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एम इज, यहाँ पे अगर आप डिवाइड करते हैं इसको सिंप्लीफाई करके भाई 9.8 का यहाँ पे डिवाइड होगा तो आपको यहाँ से देखो एम क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा ना डिवाइड करोगे तो। एम इज नथिंग बट 10 इंटू आर इज 64, क्या 6400 किलोमीटर, ठीक है। कितना है 6400, उसने ये क्वेश्चन में कहा कि यही यूज करना है आपको, किलोमीटर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमें मिली हुई है कितनी, 7.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 स्क्वायर। इस तरह से आपको एम जी डैश मिल जाएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा एकदम, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m are connected to the ends of the light frame as shown in the figure। समझ में आपको आ रहा है। The frame is rotated about the vertical line of the symmetry, ठीक है। हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। The rod break if the tension is extended if the tension in it exceeds T0, T0 से ज्यादा हो गया तो भाई ब्रेक कर जाएगा। Then find the maximum frequency with which, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे कि फ्रेम रोटेट करे विदाउट ब्रेकिंग द रॉड, रॉड ब्रेक भी ना हो। एकदम इजी है। सपोज करिए किसी एक ब्लॉक, हम m की बात कर लेते हैं, आप इसकी बात कर लो, ठीक है। मान लो इस ब्लॉक m की जो फ्रीक्वेंसी है वो f से रोटेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, f है। तो जो इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 पाई f, ये चीज क्लियर है, ठीक है। और जो आपका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जैसे हम इसको कहते हैं एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई r। a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या कहते हैं हम इसको, v स्क्वायर बाई r या r ओमेगा स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, सेंटर की तरफ, यहां पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r यानी जो इसका लेंथ है, राइट ना, यहां से यहां भाई इसका सेंटर जो होगा वो यहां पे होगा, तो रेडियस जो हो गया वो l हो गया। तो यहां पे a सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा r ओमेगा स्क्वायर, जहां पे r है वहां पे हम लिखेंगे l, और ओमेगा का स्क्वायर करोगे यानी 2 का स्क्वायर 4 पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर f का स्क्वायर f स्क्वायर। आपको a सेंटीमीटर मिल गया कितना, a सेंटीमीटर की वैल्यू मिल गई 4 पाई f स्क्वायर l। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। नाउ जैसे ही जब ये रोटेट करेगा तो इसमें एक ही चीज काम कर रही है, दैट इज टेंशन T। स्ट्रिंग में जो काम कर रहा है वो है आपका टेंशन T या T नॉट, और ये जो टेंशन T की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टेंशन T की वैल्यू, टेंशन T यानी द फोर्स दैट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो इसका जो मास दिया हुआ है वो हो गया m, और एक्सेलरेशन है आपके पास 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इंटू l, ठीक है। यहाँ पे टी नॉट नहीं है, टी नॉट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टी नॉट इक्वल्स टू इतना, हमें निकालना है f का वैल्यू।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, एफ का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप देखो एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स को डिवाइड कर देंगे टी नॉट में, तो मुझे मिलेगा टी नॉट डिवाइडेड बाई यहाँ पे मिलेगा आपको देखो 4m पाई स्क्वायर और l इस साइड में आके हो जाएगा डिवाइड। तो हमें चाहिए एफ करोगे तो हमें मिलेगा रूट ओवर टी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर m इंटू l। तो 4 पाई स्क्वायर बाहर आके बन जाएगा आपके पास 1/2 पाई रूट ओवर टी नॉट डिवाइडेड बाई m और l इसके अंदर रह जाएगा। दिस इज द फ्रीक्वेंसी जिससे अगर आप इसको रोटेट करते हो तो रॉड जो है वो ब्रेक नहीं करेगा। होप समझ में आ रही चीजें भाई आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ऑन अ कॉन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। मतलब समझिए भाई, देखो ये ब्रिज है, ये कॉनकेव ब्रिज है इस तरह से। सपोज ये हमारा एक क्या है, कॉनकेव ब्रिज है, इस पे हमारी एक कार है। अगर ये कार एट रेस्ट रहेगी तो जो इस पे जो काम करेगा वेट होगा उसका mg। बात समझिएगा जरा, अगर कार कहाँ रहेगी, एट रेस्ट रहेगी इस पे वेट काम करेगा mg और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा वो करेगा r। ये तो क्लियर है बराबर। इसका जो वेट होगा वो mg होगा जो कि इक्वल टू होगा r के। लेकिन अगर ये चलना शुरू कर देगा, सपोज ये मान लो ब्रिज हमारा a और b है, सपोज इसने रोटेट करने ब्रिज पे चलना शुरू कर दिया, इसका मतलब भाई ये क्या जा रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, क्योंकि कॉनकेव ब्रिज है भाई, कॉन्वेक्स ब्रिज है तो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। तो ए बी जो आप कहोगे वो इट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो भाई इस पे एक फोर्स लगेगा इस सर्कल के सेंटर की तरफ, एफ सेंट्रीपिटल, और उसकी जो वैल्यू सेंट्रीपिटल की मिलेगी वो मिल जाएगी क्या, mg और r के रिजल्ट। देखो आपका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, r अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इस डायरेक्शन में होता है, सेंटर की तरफ होता है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट mg ज्यादा r कम, तो ये हो गया mg माइनस r। समझ रहे हो, f इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, mg माइनस r, यानी fcp जिसकी मैं बात कर रहा हूं ये होती है आपकी f सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू mg माइनस r। यानी अगर आप यहां पे r की वैल्यू चेक करो तो आपको मिल जाएगा mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। देखो जब कार आपकी एट रेस्ट थी तो आपको मिला था r इक्वल्स टू mg, लेकिन जब आपकी कार मूव कर रही है तो आपको r की वैल्यू मिली क्या, mg माइनस mv स्क्वायर बाई r मिला, यानी ये वैल्यू कम हो गई ना। तो हो गया प्रूफ कि भाई अगर कोई कार ब्रिज पे खड़ी हो तो उसका वेट ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप ब्रिज पे चल रही है तो उसका वेट कम होता है। होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अ बॉडी वेइंग 0.4 kg इज व्हर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल विद अ स्ट्रिंग मेकिंग 2 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन बनाता है, यानी टाइम पे देखो वेट जो आपको दिया है, मास जो दिया है m इक्वल्स टू 0.4 kg और उसने कहा है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी टाइम पीरियड t जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, राइट ना। एक सेकंड में कितना, 2, एक सेकंड में कितना कर रहा है देखो पर सेकंड, एक सेकंड में 2 रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो एक रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ टाइम, हाफ सेकंड, ठीक है। अच्छा, और उसने कहा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है, r इज 1.2 मीटर, फाइंड द टेंशन निकालना एट द टॉप ऑफ द सर्कल। मतलब पहला कंडीशन कह रहा है कि भाई ये है टॉप पे हमारा ऑब्जेक्ट गया तो सेंटर के टॉप पे जो टेंशन लगेगा वो कितना लगा, और बॉटम पे जो टेंशन होगा वो कितना लगेगा, और जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, पाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है। देखिए जब ऑब्जेक्ट टॉप पे होगी तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रिंग इज नथिंग बट जो टेंशन होता है वो पुलिंग फोर्स होता है, वो पुल करता है, तो टेंशन T भी लगेगा कहां, सेंटर की तरफ। और ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यानी T प्लस mg का कंबाइंड इफेक्ट आपको देगा क्या, F सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये सही है, FCP लगेगा ना टुवर्ड्स सेंटर, तो T प्लस mg इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या, FCP।
तो आपको मिल गया क्या, T प्लस एम जी इक्वल्स टू एफसीपी की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हमें टेंशन निकालना है T, तो T इक्वल्स टू हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी। वैल्यूज पुट कर देंगे, m आपको दिया है 0.4 इंटू वेलोसिटी आपको नहीं पता है। ठीक है, वेलोसिटी आपको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम वी स्क्वायर बाई आर के प्लेस पे मैंने आपको बताया था एफ सी पी की वैल्यू होती है या तो एम वी स्क्वायर बाई आर या होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपको वी नहीं पता है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, एम आर ओमेगा स्क्वायर ना, तो यहां पे लिखेंगे 0.4 एम आर, आर की वैल्यू दी हुई कितनी 1.2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा होता है आपका कितना 2 पाई बाई टी, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस एम दिया है 0.4 इंटू जी की वैल्यू दी हुई है 9.8। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इस चीज को, एकदम सारी की सारी वैल्यू, आपको टी भी पता है, टी की वैल्यू कितनी है हाफ है। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी है आपकी हाफ है, तो इस तरह से आपको यहां पे टेंशन मिल जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे भाई, सारी वैल्यूज आपको पता है, वैल्यू आपको पुट करना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हो गया आपका कितना नियर अबाउट आंसर जो आएगा मैं आपको लिख देता हूं, दैट इज 71.2 न्यूटन। ये आपका टेंशन आएगा टॉप पे। और दूसरा क्या है क्वेश्चन में, एट द बॉटम। देखिए बॉटम की अगर बात करोगे, ठीक है, तो बॉटम में क्या हो जाता है, देखो जब ऑब्जेक्ट आ गई बॉटम में तो इसका वेट mg डाउनवर्ड, इसमें जो टेंशन T रहेगा वो लगेगा कहां पे, अपवर्ड, क्योंकि टेंशन T जो होता है वो पुलिंग फोर्स होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है वो टेंशन T देगा बॉटम पे, मान लो उसको टेंशन B कह देते हैं, यानी TB माइनस mg इक्वल्स टू एफ सेंट्रीपिटल यानी mr ओमेगा स्क्वायर। तो आपको यहां पे TB मिल जाएगा, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर प्लस mg। ठीक है, सारी वैल्यूज आपको पता है, यहां पे आप यहां पे वैल्यू पुट कर दोगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, इसका जो आंसर आने वाला है नियर अबाउट ये आएगा आपका 80 न्यूटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अ स्मॉल स्मूथ रिंग of mass m is threaded on a light extensible string of length 8l, ध्यान समझना, which has its end fixed at points in the same vertical line at a distance 4। मतलब एक रिंग को एक स्ट्रिंग के अंदर डाला गया, एक रिंग को, मतलब ये देखो ये स्ट्रिंग थी, इसके अंदर एक रिंग को डाला गया, इसके दो एंड हो गए, ये एक एंड ए हो गया, दूसरा ये एंड बी हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये दोनों को ना एक ही जगह फिक्स कर दिया गया, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन में, मतलब यहां जैसे यहां पे ए है आपका, सपोज ये आपका ए है, तो बी को यहां पे ला दिया गया, बी को यहां पे फिक्स कर दिया गया लाइक दिस। तो अब हमारा जो रिंग हो गया, देखो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन गया, और ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो कहा है उसने कि 4l है, बात समझिएगा 4l है। और स्ट्रिंग का यानी ए, इसको कह दो सी, यानी ए अब देखो स्ट्रिंग पूरा ए जो आपका ये था ए से बी तक था पूरा, वो था 8, यानी अब यहां पे देखो ए सी बी ये पूरा का पूरा मिलके 8 होना चाहिए, समझिएगा जरा। द रिंग डिस्क्राइब्स हॉरिजॉन्टल सर्कल्स एट पॉइंट इन द सेम वर्ड, ओके, horizontal circles at constant speed with both parts of the string taut। दोनों स्ट्रिंग जो थे टाइट थे, यानी दोनों जो टेंशन लग रहा है वो सेम लग रहा है, दैट इज टी और टी, समझिएगा जरा, है ना। एंड विथ द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, और जो लोअर पोर्शन है स्ट्रिंग का वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मतलब ऐसे है, देखो, ठीक है। अच्छा, find the speed of the ring at the tension in the string। the ring is then tied to the midpoint से उसको टाइट कर दिया गया। ओके, नाउ तो अब अगर मिड पॉइंट से टाइट किया गया तो स्पीड क्या होगी और टेंशन क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल था,
अगर ये 4 है, अगर ये क्या है 4 है, 4L है, तो ये दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए। अगर आप ये 4 4 करते हो तो ये मिड पे हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टली तो रहने वाला नहीं है। यानी जो कॉम्बिनेशन बनेगा 8 का वो बनेगा, इसको कहेंगे 5L, इसको कहेंगे 3L। अरे यार पाइथागोरस थ्योरम से देख लो, अगर ये 4 है तो 5 और ये 3 होगा, क्योंकि क्वेश्चन में इतना कहा गया भाई ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। अगर आप इसको 2 करो तो ये 6 अगर होगा तो भाई ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई नहीं होने वाला है। तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये, अगर ये 4 है तो ये 5 बनेगा और ये 3 बनने वाला है। एकदम क्लियर है यहाँ पे आपको? क्या क्या क्लियर है भाई? देखो ए सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 5L, और बी सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 3L, और जो आपको ए बी दिया है दैट इज 4L दिया हुआ है। अब देखो अगर ये टेंशन T होगा, सपोज ये आपका टेंशन T है, ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो T के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे। यहां पे देखो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो ये T, इस T का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये हो गया आपका T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया आपका क्या T sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। और ये देखो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, समझिएगा जरा। तो अब देखो टी, और यहां पे देखो इसका वेट mg काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एफबीडी से आपको ये समझ में आ गया कि T cos थीटा इज बैलेंसिंग mg। अच्छा दूसरा चीज जरा समझिएगा, ठीक है, अगर cos थीटा यहां से निकाल लेंगे बाद में, ठीक है। एक तो चीज ये हो गया T cos थीटा इज बैलेंसिंग mg, पहली चीज। और दूसरा देखिए इस डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो टेंशन T और दूसरा T sin थीटा। अब ये जो टेंशन T है और जो आपका T sin थीटा है, ये दोनों मिलके क्या देंगे आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे। ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स देंगे, FCP। यानी T प्लस T sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाई रेडियस की अगर बात करोगे तो वो हो जाएगा आपका BC²R, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ही घूमेगा ना ये वाला, और इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा? BC होगा। तो BC² कर दोगे यानी 3 का स्क्वायर दैट इज 9L बराबर। सब B² बाई R होता है ना, R यानी 3L, सॉरी। अब आपको मिल गया यहाँ पे T प्लस T sin थीटा इक्वल्स टू mv² बाई R। अब देखो ट्रायंगल की बातें कर लेते, आ जाओ। cos थीटा sin थीटा यहीं से आपको मिल जाएगा। देखो ये देखो आपका ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ट्रायंगल ऐसे है, ये आपका थीटा है, ये आपका 4L है, ये आपका 5L है, ये आपका 3L है, ठीक है। तो अगर आप यहां से इस डायग्राम से अगर आप निकालो क्या sin थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट इज 3, अपोजिट इज 3, हाइपो इज 5, और अगर यहां से आप निकालो cos थीटा दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपो दैट इज 4/5, दैट इज 4/5। आपको यहां से मिल जाएगा t का वैल्यू, देखिए यहां से आपको मिलेगा t का वैल्यू, आपको मिलेगा t क्या? t इज इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा, mg बाई cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू निकाली 4/5 यानी 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे, तो t का वैल्यू मिल गया आपको क्या? 5mg। तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलेगा 5mg बाई 4 प्लस, फिर से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 5mg बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से यहाँ पे 5 t के प्लेस पे 5mg बाई 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इज नथिंग बट 3/5, ठीक है। तो देखिए 5 और 5 हो गया कैंसिल, विच इज इक्वल टू हो गया आपका mv² बाई 3L, ठीक है। तो 5mg बाई 4 और 3mg बाई 4 कितना हो गया? 8mg बाई 4, 8mg बाई 4 ये हो गया ना, 5mg बाई 4, 3mg बाई 4 दैट इज 8mg बाई 4 इक्वल्स टू mv² बाई 3L। 4 2 हो जाएगा, m कैंसिल, 2g हमें मिल जाएगा क्या? ऊपर तो कोई 4 1 4 2 आपको मिल जाएगा क्या? 2g इक्वल्स टू v² बाई 3L, यानी हमें मिल जाएगा v का वैल्यू क्या? 3L मल्टीप्लाइड बाई 2g करोगे तो आपको मिलेगा 6gl, और स्क्वायर रूट बन जाएगा क्या आपका? यहाँ पे जाके स्क्वायर बन जाएगा आपका स्क्वायर रूट,
तो हमें मिल गया क्या, V इक्वल्स टू √/6GL, ठीक है। और आपको टेंशन T मिल ही चुका है, टेंशन T का वैल्यू आपको पता ही है, निकाल लिया हमने पहले ही, दैट इज ये। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है, देखिए फाइंड द स्पीड, निकल गया और हो गया, ओके। द रिंग इज देन टाइड एट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब रिंग को जो है भाई मिड पॉइंट पे ज्वाइन करवा दिया गया है, स्ट्रिंग के मिड पॉइंट पे, यानी ये यहां पे हो गया है लाइक दिस, ठीक है। तो ये 4L तो था ही पहले, तो ये भी मिड पॉइंट कर दिया, तो ये भी 4L हो जाएगा। देखो ये भी 4L हो जाएगा, ये जो एंगल हो जाएगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। और जो टेंशन यहाँ पे हो जाएगा, मान लो इसको कहते हैं हम लोग T1, क्योंकि टेंशन सेम रहने वाला नहीं है, हो जाएगा आपका T2, ठीक है। और एक सर्कल में घूम रहा है जिसका वेलोसिटी आपको दिया है √3√G/L, देन फाइंड द टेंशन इन ईच पार्ट। हमें T1 और T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर सकते हो, खाली आपको कंसंट्रेशन रखने की जरूरत है। देखिए ऐसे कुछ डायग्राम आपका बन चुका है, फिर से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां पे टेंशन लग रहा है T1, यहां पे टेंशन लग रहा है आपका मान लो T2। ये एंगल कितनी डिग्री का बन जाएगा बेटा, 60 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि चारों का लेंथ कितना हो गया, 4 4 4। अब मैनेज कर दो भाई इसको, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट T1 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, T2 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर डालो, ब्रेक करके आंसर फाइंड कर डालो। नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जरूर कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है भाई, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो सर्कुलर मोशन चैप्टर था उसका थियरी पार्ट तो हो गया है कंप्लीट विथ क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमें खाली बढ़ने हैं थोड़े से हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स की तरफ, ओके। समझ में आया भाई, कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। बाकी लाइक तो करना है, आपकी मर्जी कर दो, है ना। अब जो हमारा अगला पार्ट आने वाला है इसके बाद वो है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का। तो होप सो कि नेक्स्ट लेक्चर में आपका वर्क एनर्जी एंड पावर का जो पूरा का पूरा थ्योरी है वो कवर हो जाएगा। फिर साथ में हम कंबाइनली सेंटर ऑफ मास और वर्क एनर्जी एंड पावर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।